नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे जो हमारी नेमराज सुंडा की बुक सीरीज चल रही थी। ठीक है, जो नेमराज सुंडा की बुक सीरीज चल रही थी हिंदी में, उसका क्लास नंबर जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है उसका क्लास नंबर 4 है। ठीक है, उसका कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। उसका क्लास नंबर कौन है? 4 है। थर्ड क्लास तक की आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, जो भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिए जा चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा थर्ड क्लास था, जो पिछला हमारा लेक्चर था हॉर्टिकल्चर का, उसमें जो लास्ट के 1-2 मिनट हैं उसमें आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, आवाज़ नहीं है। तो जो उनमें पॉइंट थे उनको हम दोबारा आज देख लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारा सेशन है वो कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं उन पॉइंटों पे। हमने बताया था आपको कि जो स्पेसिंग होती है किसकी, बनाना की, वो कितनी होती है? 2 × 2 मीटर। मतलब लंबाई भी कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर होनी चाहिए। और जो चौड़ाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। मतलब रो टू रो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 मीटर। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? 2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हमने, ठीक है, ये जो हमारा चौथा तीसरे लेक्चर में हमने बता दिया था कि जो प्लांट पॉपुलेशन है, ठीक है, जो पौधों की संख्या होती है, उसको ज्ञात करने के लिए 1 हेक्टेयर में हमने आपको फार्मूला एक बताया था। वो फार्मूला क्या था? 10,000। 10,000 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 1,000 जो 1 हेक्टेयर होता है उसमें मीटर कितने होते हैं? 10,000 मीटर होते हैं। ठीक है, फिर आर गुड़े पी। आर गुड़े पी का मतलब होता है रो टू रो डिस्टेंस कितना है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसमें अप्लाई करके जो हमारे नंबर दिए होंगे उनको अप्लाई करके हम लोग प्लांट पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट हमने क्या देखा था? पौधों को हमेशा शाम के समय लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें जो ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर मिलता है शाम के समय अच्छा मिलता है। दिन में अगर आप मॉर्निंग में लगा देंगे तो पूरे दिन की जो गर्मी होगी, क्योंकि हमारा जो प्लांट होगा जिसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसकी जो जड़ें होंगी वो सॉइल को पकड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो दिन में क्या होगा, वो जो सनलाइट होगी या दिन की जो गर्मी होगी उससे हमारा प्लांट जो हो सकता है वो खराब हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे शाम के टाइम लगाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, अंगूर हो गया। ये जो पौधे हैं इनको जनवरी से फरवरी में, ठीक है, क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। कब? जनवरी से फरवरी में। इनकी सुसुप्तावस्था जो होती है, डोरमेंट अवस्था होती है, तब लगाना चाहिए। फलदार वृक्षों में खाद उर्वरक फरवरी मार्च में, ठीक है, जो फल वाले पौधे होते हैं, और जुलाई अगस्त माह में देना चाहिए। मतलब अगर फर्टिलाइजर की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे फल वाले वृक्ष होते हैं, ठीक है, इसमें फरवरी मार्च में देंगे, मतलब जब जाड़ा जा रहा होगा। और जुलाई अगस्त मतलब जब जो हमारा क्या होगा, बरसात का मौसम होगा। ठीक है, बारिश का मौसम होगा, तब हम क्या देते हैं? फलदार वृक्षों में फर्टिलाइजर देते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट क्या था, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है सेशन में। उद्यानों में अफलन के कारण, उद्यान का मतलब होता है जो हॉर्टिकल्चर या गार्डन होता है, कभी कभी क्या होता है उसमें फल नहीं आते। ठीक है, उसमें फल नहीं आते, तो किस कारण नहीं आते उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है उद्यानों में बहुत कम फल लगना, मतलब अगर उसमें फल आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। फल व फूल लगने के बाद झड़ जाना, क्योंकि इनके कारण क्या हो सकते हैं? बहुत कम फल लगते हैं। ठीक है, इनके फल और फूल जो हम लोग कहते नहीं है कि इसमें फूल आते हैं उसके बाद जो फल आते हैं वो क्या होते हैं? झड़ जाते हैं लास्ट तक। तो अगर फूल और फल झड़ जाते हैं, एक वर्ष तक फल लगना और दूसरे वर्ष बिल्कुल भी ना लगना, ठीक है, अल्टरनेटिव जिसमें होता है, ऐसी स्वाभाविक क्रियाएं अफलन कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं क्या होंगी? अफलन होगी, जिनके निम्न कारण हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम अफलन की बात करें तो इनके बहुत कई कारण हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कारणों की, तो पहला इसमें कारण कौन सा होगा? बाह्य कारक। क्या होगा? बाह्य कारक या बाह्य जो बाहरी कारण हो सकते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर बोल सकते हैं। इसमें क्या आता है? पर्यावरण आता है। पर्यावरण में हमारा आएगा अधिक तापमान, जब हाई टेम्परेचर होता है, अधिक वर्षा, ठीक है, जब हाई रेनफॉल होती है, अधिक हवाएं चलती, ओलावृष्टि हो, तो ओलावृष्टि का मतलब जब पत्थर गिरते, नहीं बोलते हैं पत्थर गिरते, ओला गिरते हैं, आदि पौधे से फूल झड़ जाते हैं, तथा पाला पड़ने से कोशिका जो जीव द्रव्य होता है वो क्या होता है? जम जाता है। इसके कारण क्या होते हैं? अफलन होता है या फल नहीं लगते। ठीक, हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, हाई रेनफॉल होगा, बहुत अधिक बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, इसके कारण क्या होता है? हमारा जो फूल होता है या फल होता है नहीं लग पाता है, जिसके कारण क्या होता है? अफलन हो जाता है। कीट एवं व्याधियां, ठीक, इंसेक्ट इंसेक्ट हो जाता है। ठीक है,
या इसमें डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर रोग हो जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, अपलन हो जाता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात CN रेशियो जो होता है, इसके कारण अपलन हो जाता है। अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण, मतलब कम अवशोषण के से तो होंगे ही, ये डिसऑर्डर में आ जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर अवशोषित कर लेंगे, अधिकता अगर हो जाएगी पोषक तत्वों की, तब भी क्या होगा, अपलन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की, कि हमारे जो इंटरनल फैक्टर हैं वो क्या हो सकते हैं। एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, द्विलिंगी एवं एक लिंगी मोनोसियस होता है या डायोसियस, पौधों में केवल एक ही पुष्प क्रम का बनना अपूर्ण पुष्प कहलाता है। क्या होता है, पौधे के अंदर एक ही पुष्प क्रम का बनना अपूर्ण पुष्प कहलाता है। अब इससे हम, इस लाइन से हम लोग क्या समझते हैं, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग हार्टिकल्चर में पढ़ते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट फ्लावर होता है जिसमें फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, सीपल होता है, पीटल होता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया पीटल हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया स्टेमेन हो गया, चौथा हो गया पुंकेसर, चौथा हो गया, सॉरी, पिस्टिल हो गया। क्या होगा, चौथा पिस्टिल हो जाएगा। ठीक है, स्टेमेन का मतलब जिसमें मेन आ जाए, समझ लीजिए पुंकेसर है, ठीक है, या पुरुष भाग है या मेल पार्ट है। अगर पिस्टिल आ जाए तो क्या हो जाए, स्त्री केसर या फीमेल पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, वहीं अगर सीपल आ जाए तो बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। अगर पीटल की बात आ जाए तो दल पुंज। क्या हो गया, दल पुंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो कंप्लीट फ्लावर में हमारे चारों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सीपल, पीटल, स्टेमेन और पिस्टिल। ठीक है, लेकिन अगर सीपल पीटल ना होगा तब भी, अगर स्टेमेन और पिस्टिल होगा तब भी इसे कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक भाग नहीं होगा तब इसे इनकम्प्लीट कहेंगे। अगर दोनों भाग होंगे और ये ऊपर वाले दोनों भाग नहीं होंगे तो भी इसे कंप्लीट कर, लेकिन ये दो भाग जो होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं मेल और फीमेल के, ये जरूर होने चाहिए। ठीक है, वही इस पॉइंट में कहा जा रहा है, या तो मोनोसियस होगा या डायोसियस होगा। ठीक है, ऐसे जो प्लांट होते हैं इनका जो होता है, जो बनना होता है वो क्या होता है, अपूर्ण पुष्प होता है या इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, जो कि हमारे अपलन का कारण बनता है। पुष्प के अंगों की भिन्न विभिन्न निश्चय, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। ठीक है, मान लिया हमारा जो नर पुष्प है, ठीक, यहाँ पे लगा हुआ है, मादा यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर नर मान लो और नीचे आ गया, फिर मादा और ऊपर, मतलब जो इनके पुष्प क्रम होते हैं ये क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। इनके कारण भी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजन, रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अफलन हो जाएगा। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। यह भी स्वपरागण में बाधक होती है। इसमें एक पौधे का परागण उसी पौधे के अन्य पुष्प को निषेचित नहीं कर पाता, जैसे आम और आंवला। ठीक है, अगर इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब होता है कंपैटिबल नहीं। ठीक है, उसके साथ सामंजस्य नहीं बना रहा, मतलब एक प्लांट होता है, ठीक है, एक प्लांट होता है, उसमें दो फ्लावर लगे होते हैं, मान लो ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट फ्लावर हो गया। ठीक है, तो ये जो मेल पार्ट है अपने प्लांट के दूसरे फीमेल पार्ट पे जाके क्या होता है, पॉलिनेशन करने के लिए क्या होता है, कंपैटिबल नहीं होता। ठीक है, उसमें सामंजस्यता नहीं बना पाता, इसीलिए क्या होता है, इसमें इंटरनल फैक्टर इसे बोला जाता है। किसमें किसमें होता है, आम में होता है, आंवला में होता है। ठीक है, इसी कारण इससे भी क्या होता है, अफलन होता है। अगला हम बात करेंगे CNDO की, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। यह भी फलन हेतु उत्तरदायी होता है। अच्छे फलन के लिए कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2। याद रखने योग्य है। अगर हमें अच्छे फल लेना है तो कार्बन की मात्रा 3 होनी चाहिए और नाइट्रोजन की मात्रा 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला हमारा जो फैक्टर है वो कौन सा, जड़ों को खोलना। रूट एग्जॉस्टर जो होता है, क्या होता है, जड़ों का खोलना, रूट एक्सपोजर जो होता है। ठीक है, नींबू और संतरे के पौधे की जड़ों के आसपास की खुदाई करनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, इनके आसपास की खुदाई करनी चाहिए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं डालियों को झुकाना। यह विधि अमरूद के वृक्षों में की जाती है। मतलब अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं
कि इनके जो कारण होते हैं इनसे निपटा कैसे जाए, उनका सोल्यूशन कैसे किया जाए, ठीक है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले तो हमने देख लिया क्या, जड़ों को खोलना, मतलब इनकी जड़ों को खोल दिया जाता है। दूसरा, बेंडिंग करना, बेंडिंग का मतलब होता है यह विधि अमरूद के वृक्षों में की जाती है, ठीक है, बेंड कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। रिंगिंग की बात करते हैं, छाल का परिवर्तन, इस विधि में फल वाली शाखाओं पर 2 सेंटीमीटर अंगूठी के आकार की छाल उतार देते हैं, जिससे ऊपर की शाखाओं में फल निर्माण हेतु कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, एकत्रित हो जाता है या एक्यूमुलेट हो जाता है। यह विधि किस में करते हैं, अंगूर में करते हैं। किस में करते हैं, ग्रेप्स में करते हैं, ठीक है। किस में करेंगे, ग्रेप्स में करेंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं नोचिंग की। नोचिंग क्या होता है, यह विधि अंजीर में अपनाई जाती है। अगर रिंगिंग की बात करते हैं, किस में अपनाई जाती है, अंगूर में, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है। नोचिंग की बात करते हैं, किस में अपनाई जाती है, अंजीर में अपनाई जाती है। किस में, अंजीर में, ठीक है। यह विधि पतझड़ी वृक्षों में अपनाई जाती है, ठीक है। पतझड़ी मतलब जिसमें जो पत्ते होते हैं झड़ जाते हैं, जिससे इन शाखाओं पर स्थित सुषुप्त कलिका उत्तेजित हो जाती है और नई शाखाओं को उत्पन्न करती है। सुषुप्त का मतलब होता है, कभी कभी ये होता है कि जो हमारी बड होती है, कलिका जो होती है, वो क्या होती है, डोरमेंट हो जाती है, ठीक है। तो डोरमेंट हो जाएगी तो उसमें नए फूल या नई पत्ती जो आगे बढ़ेगी वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग नोचिंग करते हैं, ठीक है। नोचिंग करते हैं इसलिए क्योंकि जब नोचिंग करेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे वो उसमें जाने लगेंगे, उसको क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। जब एक्टिव कर देंगे तो नई जो शाखा आगे होगी वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अगला हम बात करते हैं स्मजिंग की। स्मजिंग का मतलब होता है धुआं देना, ठीक है, धुआंना। बच्चों में अगेती फसल लेने हेतु पाले से बचाने के लिए हम लोग अभी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, धुआं देते हैं, ठीक है। यह विधि फिलीपींस में प्रचलित है, ठीक है। कौन सी, स्मजिंग। नियमित सिंचाई करना, रेगुलर इरिगेशन करते हैं। थिनिंग क्या होता है, फलदार वृक्षों में अत्यधिक फूल आने पर कुछ फूलों को हटा देते हैं, जो कि विरलीकरण कहलाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा फूल आ गए तो उनकी स्पेसिंग जो होती है बहुत कम हो जाती है, जिससे कि वो ग्रो अच्छे नहीं कर पाते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस बना के उसके बीचों के फूल को हटा देते हैं। अगला हम बात करेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आम की दशहरी, लंगड़ा व बॉम्बे ग्रीन किस्मों में स्व अनिश्चितता पाई जाती है या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है, इसलिए ऐसी किस्मों का चयन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम लोग वेराइटीज का भी चयन करके इनको हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे उद्यान की शैलियाँ, मतलब स्टाइल ऑफ गार्डन की, ठीक है। गार्डन के स्टाइल क्या हो सकते हैं, किस तरीके के गार्डन होते हैं, कितने गार्डन होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। ये चीज इसमें देखेंगे। इसको क्या कहते हैं, स्टाइल ऑफ गार्डन, स्टाइल ऑफ गार्डन की बात करते हैं, ठीक है। पहला हम बात करते हैं, दो जो हमारे गार्डन के प्रकार होते हैं उनकी बात करते हैं। पहला है फॉर्मल गार्डन या औपचारिक जो उद्यान शैली होती है। फॉर्मल का गार्डन का मतलब होता है एक रूपता, सिमेट्रिकल लगते हैं तथा उद्यान दो भाग समान भागों में विभाजित होता है। यह मुगल शैली के उद्यान जो मुगल बादशाहों द्वारा प्रचलित की गई है। पर्शियन शैली के उद्यान, जैसे इसमें मुगल गार्डन आ जाएगा, पर्शियन गार्डन आ जाएगा, ठीक। इस शैली के मुख्य विशेषता क्या है, बाढ़ होगा, फेंसिंग होगी, सड़कें होंगी, छोटे रास्ते होंगे, लॉन होगा, फव्वारे होंगे, केंद्र में बहता जल होगा, फूलों की क्यारियां होंगी तथा लता मंडप आदि। ये सारी चीजें किसमें मिलेंगी, हम लोगों को किसमें मिलेंगी, फॉर्मल गार्डन में मिलेंगी, ठीक है। फॉर्मल गार्डन ना कह के मुगल गार्डन में भी मिलेंगे, पर्शियन गार्डन में भी। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक रूपता। मान लो हमारा एक एरिया है, ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारा एक एरिया है, मान लो हमने इसमें क्या किया, बीच में बहता हुआ पानी जो कि हमारे लिखा था, ठीक है। ये मान लो हमने बहता हुआ पानी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक प्लांट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लो एक कोई मूर्ति लगा दी, यहाँ पे हमने एक प्लांट लगा दिया। तो सेम दूसरे साइड भी यही चीजें करेंगे। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक रूपता, का मतलब होता है इनको दो समान भागों में बांटा जाएगा। एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। अगर जो चीज इधर है वो चीज इधर भी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल गार्डन कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे मुगल शैली की विशेषताएं, ठीक है। जो मुगल शैली होती है उसकी विशेषताएं क्या है, टेरेस्टेज, जिन्हें क्या कहते हैं, खंभे कहते हैं, ठीक है। बहता पानी, बारादरी, ठीक है। और ऊंची सुरक्षा के लिए दीवार जो होती, इनका ये मुख्य विशेष जो होता है, इनकी विशेषता होती है, ठीक है। अगला है अंतिम सिरे पर भवन और फव्वारे। ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी होती है, मुगल गार्डन की होती है। क्या होती है, मुगल
गार्डन की होती है, मुगल दरबार या मुगल बगीचा। ठीक है। अब हम बात करते हैं मुगल शैली उद्यानों के उदाहरण। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं मुगल गार्डन के एग्जाम्पल कौन है। जैसे ताज गार्डन जो है कहाँ का, आगरा का, ये मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन दिल्ली, ये तो है ही है। पिंजौर गार्डन चंडीगढ़। वृंदावन गार्डन मैसूर, ये सबसे बड़ा औपचारिक शैली का गार्डन। मतलब अगर हम बात करें फॉर्मल गार्डन की, तो सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन कौन सा है, वृंदावन गार्डन। कहाँ है, मैसूर में। मैसूर कहाँ, कर्नाटक में। राष्ट्रपति भवन गार्डन, ये गुलाब के पौधे के लिए आकर्षण है, ये कहाँ है, नई दिल्ली। शालीमार व निशांत गार्डन कहाँ है, श्रीनगर में। सिसोदिया गार्डन, रामनिवास गार्डन जयपुर में। ये सारे के सारे गार्डन कैसे, मुगल शैली वाले गार्डन। ठीक है। ताज, ताजमहल से ताज गार्डन याद कर सकते हैं। ताजमहल में कौन सा गार्डन, ताज गार्डन है, कहाँ है, आगरा में। ठीक है। मुगल गार्डन, मुगल मुगल कहाँ थे, दिल्ली में। ठीक है। पिंजौर गार्डन, पिंजौर तो दिखी, नाम से ही समझ आ रहा है पंजाब का होगा, यानी कि चंडीगढ़ हो जाएगा। वृंदावन गार्डन, ये अलग दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, मैसूर कर्नाटक में। ठीक है। राष्ट्रपति भवन, ये तो नई दिल्ली में होगा। शालीमार निशांत गार्डन, ये श्रीनगर में है। सिसोदिया गार्डन, ये रामनिवास गार्डन कहाँ पे, जयपुर में। ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्शियन जो गार्डन होता है उनके क्या विशेषताएं होती हैं। जो पर्शियन गार्डन होता है, नहारा व बहता हुआ जल इनकी मुख्य विशेषता होती। बहता हुआ जल इनकी मुख्य विशेषता होती। जैसे चार बाग गार्डन क्या होता है, नई दिल्ली का। जो चार बाग गार्डन नई दिल्ली का है वो कैसा उदाहरण है, पर्शियन उदाहरण है। अगर हम बात करें फॉर्मल इनफॉर्मल की, तो फॉर्मल गार्डन का उदाहरण कौन है, चार बाग है। और जितने भी हमारे मुगल गार्डन है ये भी क्या होंगे, फॉर्मल गार्डन होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल गार्डन की। इनफॉर्मल से समझ आ रहा है कि कोई भी चीज समान नहीं होगी। ठीक है। इनफॉर्मल गार्डन प्रकृति के समान दृश्य होता है, इसलिए प्राकृतिक शैली या प्रकृति का छोटा रूप भी कहते हैं। इसमें एक रूपता एसिमेट्रिकल पाया जाता है। हमने अभी बताया था सिमेट्रिकल में एक रूपता होगी, एसिमेट्रिकल में एक रूपता नहीं पाई जाएगी। इस शैली का प्रचलन अंग्रेजों के समय में हुआ था। जापानीज गार्डन इसके उदाहरण है। ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताओं में ऊंचे नीचे पत्थर के समूह, प्योज होता है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती हैं, अव्यवस्थित झाड़ियों के समूह होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, तालाब होता है, लगी लकड़ी के पुल होते हैं। ठीक है। प्राकृतिक झरने होते हैं, झीलें होते हैं, कुएं होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हैं, इस इनफॉर्मल गार्डन की। किसकी, इन फॉर्मल गार्डन। इनफॉर्मल गार्डन अगर आपसे कहा जाता है कि जो नेचुरल गार्डन कौन सा होता है, नेचर के लिए जो सबसे सुटेबल गार्डन कौन सा होता है, जो नेचर को किस गार्डन में हमें देखा जाता है, तो कौन सा होगा, अनौपचारिक या इनफॉर्मल गार्डन। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है एसिमेट्रिकल गार्डन का उदाहरण कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा, इनफॉर्मल गार्डन। सिमेट्रिकल की बात करें तो फॉर्मल गार्डन। किस गार्डन में समान रूपता पाई जाती है, तो फॉर्मल गार्डन में। ठीक है। अगर आपसे कहता है कि जो बहता हुआ पानी है वो किसका उदाहरण है, जो बहता हुआ पानी किसका उदाहरण है, ये हमारा उदाहरण किसका, फॉर्मल गार्डन का। ठीक है। अगला हम बात करते हैं जो जापानीज गार्डन किसका उदाहरण है, इनफॉर्मल का। जिस जापानीज गार्डन की विशेषता क्या है, उद्यान पैगोडा, उद्यान लेंटस। ठीक है। शुष्क लैंडस्केप या कुएं, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, जापानीज गार्डन। अगर हम इनफॉर्मल गार्डन की बात करें तो जापानीज गार्डन पहले आ जाएगा, बुद्धा गार्डन नई दिल्ली आ जाएगा, बिरला गार्डन जयपुर और रॉक गार्डन चंडीगढ़। ठीक है। रॉक गार्डन चंडीगढ़, पिंजौर गार्डन चंडीगढ़, ये कहाँ का, फॉर्मल गार्डन। ठीक है। जापानीज गार्डन बुद्धा गार्डन नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं फ्री स्टाइल या स्वतंत्र शैली। ठीक है। फ्री स्टाइल गार्डन की बात करें या स्वतंत्र शैली की बात करें, या औपचारिक और अनौपचारिक शैलियों का मिश्रण होता है। ठीक है। दोनों टाइप के सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल गार्डन दोनों टाइप के इसमें पाए जाते हैं। यह आध्यात्मिकता व शांति का प्रतीक कहते हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसकी विशेषता क्या है, वन्य प्राणियों का संग्रह भी होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ जो हमारे जानवर होते हैं या जो हमारे जंगलों के प्राणी होते हैं उनका इसमें संग्रह भी होता है। यह सीमित क्षेत्रों में ज्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सीमित क्षेत्रों में ज्यादा उपयुक्त होते हैं। भारत में इस प्रकार के उद्यानों का प्रचलन सर्वाधिक है। ये उद्यान तीनों प्रकार के हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं, सार्वजनिक भी होते हैं, स्कूल उद्यान भी हो सकते हैं। इंग्लिश गार्डन की विशेषताएं क्या है, हरी भरी सीमाबंदी, कॉटेज गार्डन, लॉन, इसे धान का उद्यान का हृदय कहते हैं। लॉन क्या होता है, लॉन जो होता है, जब आप लोग गार्डन जाते हैं, ठीक है, कोई बगीचा या कहीं पे आप
पार्क वगैरह घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं कि जो हमारी हरी घास लगी होती है, ठीक है, क्योंकि घास अगर नहीं होगी तो कहाँ बैठ पाएंगे भैया, ठीक है, तो घास बहुत जरूरी होती है, इसीलिए घास को ही क्या कहते हैं, लॉन कहते हैं। और लॉन जो होता है क्या होता है, हर्ट होता है किसका, गार्डन का, ठीक है। तो आप जो है अगर जाते हैं घूमने टहलने किसी के साथ, तो ऐसे थोड़ी ना खड़े खड़े समय व्यतीत कर देंगे, आप बैठेंगे ना, बातें चीतेंगे, तो कहाँ बैठेंगे, बैठेंगे घास पे, और घास क्या होता है आपका, लॉन होता है। लॉन को क्या कहा जाता है, गार्डन का हृदय कहा जाता है, ठीक है, गार्डन का हार्ट कहा जाता है, ठीक है। रॉकरी, रॉकरी का मतलब होता है जो हमारे पत्थर होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, रॉकरी कहते हैं। चाय के बगीचे, राम निवास गार्डन जयपुर जो है इंग्लिश गार्डन का उदाहरण, गुलाब गार्डन लुधियाना ये भी किसका है, इंग्लिश गार्डन, ठीक है। अगला हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, ट्रेनिंग का। पौधों की शुरुआती वर्षों में एक ही विशेष प्रकार का ढांचा या आकार प्रदान करने के लिए की जाने वाली छांट को क्या कहते हैं, छांट कांट को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। मतलब मान लो हमारा एक प्लांट है, ठीक है, पौधा है, ठीक है, उसको हमें किसी ढांचे में, जैसे आप लोग देखते हैं गार्डन वगैरह जाते हैं या कहीं पे घूमने टहलने जाते हैं, आप लोग देखते हैं कि एक तार जिराफ का या किसी घोड़े का या किसी हाथी का एक वायर वायर से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अंदर हमारे प्लांट जो है, ठीक है, जो फैलने वाले प्लांट है उसके अंदर ग्रो किए हुए, तो किसका शेप ले लेते हैं, वो एक हाथी का शेप ले लिए, या जिस शेप का बना होता है, ठीक है। तो उसी तरीके को अगर हम काट छांट करके, ठीक है, एक प्रकार से उसी जानवर के जैसे या किसी विशेष आकृति के आकार का हम लोग पेड़ों में कटाई छटाई करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग जो होती है कब की जाती है, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु का मतलब होता है जो रैनी सीजन होता है। रैनी कब आता है, जून से लेके सितंबर के बीच का जो भी समय होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। एक हमारा पॉइंट आता है बोनजाई क्या होता है, पेड़ व पौधों की जापानीज कला द्वारा अत्यधिक बौने रूप में उगाना क्या होता है, बोनजाई होता है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, एक पॉट लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक प्लांट उगाया जो जो कि क्या है, बहुत झाड़ीनुमा प्लांट है, क्या है, बहुत झाड़ीनुमा प्लांट को हमने उगा दिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बोनजाई कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोनजाई कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी कला है जापानीज कला। टोपियरी होता है या पौधों की सदाई की कला, जिसमें पौधों और झाड़ियों को विभिन्न आकार प्रकार की आकृति जैसे हाथी घोड़ा ऊंट में ढाला जाता है, ठीक है। अंगूर में जो ट्रेनिंग होती है वो निम्न प्रकार होती है, ठीक है। अंगूर की जो ट्रेनिंग होती है निम्न प्रकार होती है, एग्जाम्पल जो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, जो टाइप बताएंगे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये चीजें आती हैं। हेड सिस्टम जो होता है ये सरल और साधारण विधि है, किसमें करते हैं, अंगूर में करते हैं। निफिन सिस्टम होता है, किसमें करते हैं, 4 केन प्रणाली है, ये भी का किसमें करते हैं, अंगूर में। 6 केन प्रणाली किसमें करते हैं, टेलीफोन विधि है, ठीक है, ये 6 केन होगी। 6 केन कौन सी है, टेलीफोन विधि। 4 केन की बात करते हैं, निफिन हो गई, ठीक है। और जो इजी जो बिल्कुल सिंपल है वो कौन सी, हेड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों किसमें करते हैं, ग्रेप्स में करते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे टेलीफोन जो हमारा होता है, उसका एक पॉइंट बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। यह भारी वानस्पतिक वृद्धि वाले पौधों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। अगला हमारा है परगोला मेथड। कौन सा है, परगोला मेथड। यह टेलीफोन विधि का रूपांतरित रूप है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है, और यह कैसी, सर्वाधिक प्रचलित विधि, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला प्रूनिंग की, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, प्रूनिंग की विधि करेंगे, प्रूनिंग की बात करेंगे। प्रूनिंग क्या होता है, पौधों की आवश्यकता से अधिक भागों को उसके उद्देश्य से काटना, और विशेष जो उनका शेष भाग होता है उनकी वृद्धि हो इसके लिए काटना क्या होता है, प्रूनिंग होता है। अब दो चीजें हैं, एक होता है हमारा अभी मैंने पढ़ा, सॉरी हम लोगों ने पढ़ा ट्रेनिंग, एक पढ़ा हमने प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है, पौधों को वृद्धि प्रदान करने के लिए, पौधों की बढ़वार करने के लिए जो हमारी काट छांट की जाती है, पौधों को काटा जाता है, उसे कहते हैं प्रूनिंग। किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग क्या होता है, विशेष आकृति प्रदान करने के लिए, क्या आकृति प्रदान करने के लिए जो काट छाट की जाती है उसे कहते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। ग्रोथ की बात करते हैं तो प्रूनिंग, और आकृति की बात करते हैं तो ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसमें हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे, इसमें पौधे के भागों को उसका आकार सुधारने, उनकी वृद्धि को प्रभावित करने, अधिक फूल व फल बनने के उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। प्रूनिंग की विधियां क्या क्या होती हैं,
ठीक है। अब प्रूनिंग की बात करते हैं तो प्रूनिंग की विधियां क्या क्या है। पहला होता है थिनिंग, या फूल वाली शाखाओं को हटा देते हैं। थिनिंग क्या होता है, इसमें फूल वाली शाखाओं को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है। छल्ला या रिंगिंग गर्डलिंग क्या होता है, इस विधि में 3 सेंटीमीटर आकार का छल्ला शाखाओं से उतार दिया जाता है। यह अंगूर में प्रचलित है, अभी मैंने आपको बताया था। मान लो ये जो शाखा है, ठीक है, इसके चारों तरफ से हम लोग 3 सेंटीमीटर का ये छाल हटा देते हैं चारों तरफ से। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, ऊपर से लेप लगा के फिर इसे पॉलीथीन से अच्छे से ढक देते हैं, जिससे कि नई जड़ें निकल सकती हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं नोचिंग की। अगला हम बात क्या करेंगे, नोचिंग की बात करेंगे। कलिका के ऊपर एक खांचा बना देते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, कलिका के ऊपर जो हमारी बड होती है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना देंगे। यह क्रिया किसमें करते हैं, अंजीर में। अगर नोचिंग की बात आती है तो अंजीर में। ठीक है, अंजीर में। ठीक है। अगर वहीं ये बात करते हैं अंगूर में, ठीक है, अंगूर की बात आती है तो अगर प्रूनिंग है, ठीक है, अगर प्रूनिंग की बात करते हैं तो रिंगिंग हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर ट्रेनिंग की बात करेंगे अंगूर में, ठीक है, तो हमारा निफिन सिस्टम, निफिन सिस्टम हमारा जो और क्या हमने अभी पढ़ा था, निफिन सिस्टम के बाद हमने परगोला पढ़ा था, परगोला पढ़ा था, हमने पढ़ा था टेलीफोन सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम। ठीक है। ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे, अंगूर के हो जाएंगे। ठीक। अगला हम बात करेंगे एज की। एज क्या होता है, बगीचे की मेड़ पर छोटे कद वाले बहुवर्षीय वार्षिक फूलों को लगाना क्या कहलाता है, एज कहलाता है। उदाहरण जैसे सनरोज, अल्टरनेंथेरा, ये सभी किस में लगते हैं, एज में। एज क्या होता है, मान लो ये हमारी फील्ड है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लांट चारों तरफ लगा देते हैं, किसके, फूल के। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये इसे हम कहते हैं एज। अगला है हमारा हेज। ये एज हो जाएगा, यहाँ पे एच बढ़ा देंगे, एज हो जाएगा। या झाड़ी को फेंसिंग के लिए चारों तरफ सीमाओं पर लगाया जाता है, उसे कहते हैं हेज। मतलब हमने चारों तरफ पहले क्या लगाया था, छोटे छोटे आकार के क्या लगाया था, फूल के पौधे। अब हम लोग क्या करते हैं, बड़े आकार की झाड़ी नुमा पौधे लगा देते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो बाहरी आक्रमण होगा, चाहे हमारे जानवरों का हो, चाहे कीटों का हो, चाहे हवा का हो, चाहे पानी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तो क्या होगा, ये उसको रोक लेंगे। और जो कि हमारे प्लांट को, जो कि हमारा जो गार्डन है उसमें क्या होगा, इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हेज कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट क्या कह रहा है, हेज पौधे के उदाहरण क्या है, जैसे गुड़हल, डूरन, मेहंदी, सीसल, हिबिस्कस, बोगनविलिया, लेंटाना, चमेली, टिकोर। ये सभी झाड़ियां जो होती है सजावटी भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ जो वृक्ष होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी लगाए जाते हैं, जैसे जंगल जलेबी, ठीक है, बबूल, हीना, करौंदी, चांदनी, कनेर, अशोक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं सजावटी वाले कौन से पौधे, जैसे चांदनी हो गया, मेहंदी होगा, बोगनविलिया हो गया, गुड़हल होगा, हिबिस्कस होगा, चमेली। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा वाले पौधे, तो बबूल, जंगल जलेबी, करौंदा, ये सारे के सारे क्या होंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, इसमें हेज में। अब हम बात करेंगे प्रसारण विधि। प्रसारण विधि क्या होता है, प्रोपोगेशन मेथड। ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि प्रोपोगेशन मेथड क्या होता है। प्रोपोगेशन मेथड होता है वह माध्यम जिसके द्वारा हम नए पौधों को, नए बीजों को या नई प्रजाति को उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारण विधि कहते हैं। ठीक है। प्रसारण विधि दो तरीके की होती है, एक होती है लैंगिक प्रवर्धन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन क्या होता है, बीज द्वारा पौधों का जब प्रवर्धन होता है उसे कहते हैं लैंगिक प्रवर्धन। ठीक है। जैसे पपीता का, नींबू का, फालसा का, ये सारे के सारे क्या होंगे, लैंगिक प्रवर्धन होंगे। इस विधि से उत्पन्न पौधों में मात्र पौधों से अधिक भिन्नता होती है। वह पौधे अधिक उत्पादक व विपरीत परिस्थितियों के प्रति अधिक सहनशील होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बीज से उत्पन्न हो रहा है। अगर एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें, एसेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, अलैंगिक। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है वानस्पतिक प्रवर्धन। ठीक है। मतलब अ, जो हमारा प्लांट होता है उसके किसी पार्ट के द्वारा अगर हम नए प्लांट को जन्म देते हैं या नया प्लांट बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन। इस विधि में पौधे का प्रवर्धन बिना बीज के काम में लिए किसी पौधे की वानस्पतिक भाग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जड़ से हो सकता है, तना से, स्टेम से होता है, प्रकंद, राइजोम से, ये सारे के सारे विधि किस में लगते हैं, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में। इस विधि से उत्पन्न पौधों में मात्र पौधों के समान
होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मातृ पौधों से, जिनके द्वारा ये प्लांट बनाया जा रहा है उनके समान होते हैं। अब हम बात करते हैं अलैंगिक प्रवर्धन की जो विधियां होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पहला होता है कटिंग। कटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलम। जैसे हम लोग लाते नहीं है कि गुलाब की कलम ले आए लगा दिया कहीं पे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। इसमें 1 वर्ष पुराने मात्र पौधे से तने से 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी व 1 सेंटीमीटर मोटी कलम लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे ये हम कलम ले आए, ठीक है, इसका आकार कितना होना चाहिए, 22 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसकी जो मोटाई होनी चाहिए कितनी, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो हमारे कटिंग्स होती हैं इनको इंडोल ब्यूटारिक एसिड के विलयन में डुबोकर बालू में रोपते हैं। और कठोर कास्ट कलम जैसे गुलाब, बोगनविलिया, अंगूर और अनार, ये सारे के सारे किसमें होंगे, कटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं लेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेयरिंग की, ठीक है, लेयरिंग या दाब लगाना। इसमें मात्र पौधे के तने की शाखा पर जड़ें विकसित कर उन्हें मात्र पौधे से हटाकर अलग कर देते हैं। मतलब मान लो एक शाखा है हमारी, ठीक है, इसमें कट लगा के नई जड़ों को हम लोग क्या करते हैं, डेवलप कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको काट के नया प्लांट, यही जो प्लांट हमारा बचेगा यहीं पे लाके दूसरी जगह लगा देते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं, ठीक है। लेयरिंग के टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है मोल्ड या स्टूल लेयरिंग, जिसे क्या कहते हैं, ढेरीदार। मात्र पौधे की भूमि, जो हमारा मदर प्लांट होता है, ठीक है, जिससे हमें क्या करना, लेयरिंग करना, उसको 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं, जिससे नई शाखाएं निकलने पर इन शाखाओं के आधार पर वलय आकृति में छाल हटाकर मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है। नई जड़ों के निकलने के बाद शाखा को जड़ों सहित काटकर अलग कर देते हैं। इस विधि में जैसे अगर माउल्ड लेयरिंग स्टूलिंग की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कौन आता है, अमरूद, सेब और आड़ू, ठीक है। गुआवा आएगा, आपका एप्पल आएगा और पीच आएगा। इसमें आता है माउल्ड या स्टूल लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो प्लांट होता है, ठीक है, ये जो मान लो हमारा प्लांट, ये हमारी सॉइल है, इससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से काट देंगे। जब काट देंगे तो हम लोग देखते नहीं, जो कटा प्लांट होता है उससे नई नई शाखाएं बाहर निकलने लगती हैं, ठीक है। इन शाखाओं को हम लोग क्या करते हैं, इन शाखाओं को एक इन शाखाओं की हम लोग क्या करते हैं, छाल हटा देंगे। जब छाल हटाएंगे, ठीक, तो जो नए कल्ले होंगे इनसे और निकलने लगेंगे, फिर उसको काटकर हम नई जगह लगा देते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, माउल्ड या स्टोलिंग स्टोल। ये किसमें करते हैं, गुआवा में करते हैं, पीच में करते हैं और एप्पल में करते हैं। अब हम बात करेंगे हवाई या बूटी दाब। एयर लेयरिंग हो जाए, चाइनीज लेयरिंग, पॉट, मार्कोटेज, बूज लेयरिंग, ये सारे के सारे इसके नाम। मात्र पौधे की 1 वर्ष पुरानी पेंसिल आकृति की शाखा 2.5 से 3 सेंटीमीटर वलय आकृति में छाल हटाकर उस जगह नम मांस बांध देते हैं। मतलब हमारी मान लो एक प्लांट है, ये एक शाखा है, तो इस शाखा, मान लो ये एक शाखा, इस शाखा की ये जो छाल है यह हटा दिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बांध देते हैं, अच्छे से बांध देते हैं, जिससे कि जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, और जो हमारी एयर है यहाँ तक ना पहुंचे, नहीं तो ये खराब। जब यहाँ बांध देंगे तो कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नई जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती है। अब नई जड़ें जब बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके थोड़ा पीछे से हम लोग इसे काट लेंगे। जब काटने के बाद यही जड़ों वाला हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह ले जाके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, तो नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 2 से 3 महीने बाद जड़ निकलने पर शाखा को जड़ सहित मात्र पौधे से काटकर अलग कर दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको, इसके लिए समय जो होता है जुलाई अगस्त सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगर हमें लेयरिंग, हवाई लेयरिंग करनी, इसमें कौन कौन से जो फ्रूट्स आते हैं, जैसे अनार आ गए, लीची आ गया, अमरूद आ गया, नींबू आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसमें रूट स्टॉक और सीजन को मिलाकर नया पौधा तैयार करते हैं। मूल ग्रंथ जड़ों के रूप में लेते हैं, ठीक है। जो मूल ग्रंथ होता है, रूट स्टॉक होता है, उसको जड़ के रूप में लेते हैं, और जो सीजन होता है उसकी नई शाखाएं निकलती हैं। मूल ग्रंथ मुख्यतः 20 से तैयार किया जाता है, जो 1 से 2 वर्ष में जो प्लांट होता है, ठीक है, उसकी जो आयु होनी चाहिए या एज होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 से 2 वर्ष, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये सॉइल है, ये इसके नीचे की जड़ है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान लो हमने काट दिया, ठीक है।
अब दूसरा जो हम लोग दूसरी प्लांट से लेके आएंगे ऊपर का भाग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर का भाग यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, जब सेट कर देंगे तो मेन भाग जो ये हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो रूट स्टॉक सीजन में फर्क दिखा। रूट स्टॉक मतलब, स्टॉक का मतलब होता है वहीं पे स्टॉक रहे, रूट। ठीक है, जहां पे रूट लगी है वहीं पे स्टॉक रहे। दूसरा भाग ऊपर जो आता है उसे क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं। अगला हम बात करते हैं जो वीनियर ग्राफ्टिंग होती है, किसमें किसमें होती है ये चीज देख लेते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग किसमें होती है, आम में अपनाई जाती है। ठीक है, वेब ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, सेब में होती है। जीव ग्राफ्टिंग जो टंग ग्राफ्टिंग होती है किसमें होती है, ये आम और अंगूर में होगी। ठीक है, वीनियर भी आम में होगी, टंग भी होगी। एपिकोटाइल स्टोन या एम्ब्रियो किसमें होता है, ये भी आम में होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इनार्चिंग या जो भेंट कलम होती है उसकी बात करेंगे। इनार्चिंग की बात करेंगे या भेंट कलम की बात करेंगे। जो इनार्चिंग होती है, ठीक है, अगर इनार्चिंग की हम लोग बात करेंगे, दो पौधों की मूलवंत या जो जो हमारा रूट स्टॉक का सीजन होता है, शाखाओं से कैम्बियम को मिलाकर बांध दिया जाता है। ठीक है, कैम्बियम का मतलब होता है जो इसकी छाल होती है। मान लो ये हमारा एक प्लांट था। ठीक है, ये हमारा एक प्लांट था, और ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, ये अलग प्लांट है और ये अलग प्लांट है। तो यहाँ पे जो इन दोनों ये दो प्लांट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी छाल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, जब इनकी छाल को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अच्छे से हटा के क्या करेंगे, इनको अच्छे से यहाँ पे बांध देंगे। जब यहाँ पे बांध देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, दो जो इनके रूट्स होते हैं क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। जब डेवलप हो जाएंगे तो इनको यहाँ से उठा के क्या करेंगे, दूसरी जगह ले जाके ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नया प्लांट जनरेट हो जाए, डेवलप हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, भेंट कलम या इनार्चिंग कहते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं किसमें करते हैं। ये करते हैं आम और चीकू में। ठीक है, वीनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, ये सब किसमें करेंगे, आम और चीकू में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है, जो मूल ग्रंथ शाखा होती है, मतलब रूट स्टॉक होता है, बस संकुर शाखा की कलिका लगाकर नया पौधा तैयार, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इस पे लाके नया सीजन लगा देते हैं, वो क्या होता है, बडिंग होता है। जैसे टी कलिकायन, शील्ड कलिकायन, जैसे किस में होता है, बेर में होता है, गुलाब में होता है, नाशपाती, स्वीट, स्वीट ऑरेंज, इसमें क्या होता है, टी बडिंग होता है। ठीक है, टी बडिंग किस में होगा, जो हमारा बेर होता है, गुलाब होता है, नाशपाती होता है, सेब होता है, स्वीट होता है, ऑरेंज होता है, स्वीट ऑरेंज होता है। ठीक है, इसमें होगा टी बडिंग होगा। पैच बडिंग की बात करते हैं, आंवला, आम और जामुन में होता है। पैच बडिंग किसमें होगा, आम, आंवला और जामुन। रिंग बडिंग की बात करते हैं, बेर और नाशपाती में होता है। रूपांतरित जो बडिंग होती है किसमें होता है, बेर, अमरूद में होता है। ठीक है, बेर नाशपाती में रिंग बडिंग होता है। और जो रूपांतरित जो रूपांतरित वाली विधि होती है किसमें होती है, आम और अमरूद में होती है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन। क्या होगा, टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन की बात करेंगे। जो टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन या माइक्रो प्रोपोगेशन होता है, पौधे के विभिन्न भागों से ऊतक प्रवर्धन विधि द्वारा अनेक पौधे तैयार करना। ठीक है, मतलब जो इनका टिश्यू होता है, ऊतक होता है, उससे नए पौधों को तैयार करना क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है। यह विधि जो होती है खजूर में, जो हमारे डेट्स होते हैं, बनाना होता, पपाया होता, इन सभी में अपनाई जाती है। ठीक है, अन्य मेथड जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ऊपर भूस्थाई जिसे रनर्स कहते हैं, ये किस में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है। अंतःभूस्थाई जिसे सकर्स कहते हैं, ये किस में होता है, केला खजूर में होता है। तो केले और खजूर में कौन सा होगा, टिश्यू कल्चर भी होगा और सकर्स भी होगा। ठीक, रनर्स की बात करते हैं तो स्ट्रॉबेरी में होगा। रनर्स का मतलब होता है, जैसे हम लोग दूब घास देखते हैं ना, तो एक वो ऊपर ऊपर जाके दूध फैलती जाती है, तो ये किस में होगा, स्ट्रॉबेरी में होगा। अगला हम बात करते हैं, एक होता है हमारा शल्क, शल्क कंद या बल्ब, ये किसमें होता है, प्याज लहसुन में होगा। कॉर्म या घनकंद की बात करें, ग्लेडियोलस में होगा। ठीक है, कॉर्म या घलकंद। ट्यूबर की बात करें तो आलू में होगा। ठीक है, शल्क कंद या बल्ब की बात करते हैं तो किसमें होगा, प्याज और लहसुन में। अब हम बात करते हैं, इनकी जो लिस्ट है इनको हम देख लेते हैं, कौन सी विधि किस फ्रूट में अपनाई जाती है। अगर नींबू की बात करते हैं तो इसमें सीड द्वारा भी होता है और बूटी विधि भी अपनाते हैं। ठीक है, नींबू में सीड और बूटी विधि। अगर स्वीट ऑरेंज या माल्टा की बात करते हैं तो टी बडिंग की बात, स्वीट ऑरेंज या माल्टा की बात करेंगे तो इसमें टी बडिंग होता है। ग्रेप्स की बात करेंगे तो हार्ड वुड कटिंग होता है। अनार की बात करेंगे तो हार्ड वुड कटिंग होता है।
लीची की बात करेंगे एयर लेयरिंग होता है। अमरूद की बात करेंगे स्टोलिंग, माउंटिंग एंड गोटी होता है, ठीक है। स्टोरिंग भी होगा, माउंटिंग होगा, गोटी मेथड भी होगा, ठीक है। केला की बात करते हैं शॉर्ट सकर होगा। क्या होगा? शॉर्ट सकर होगा, ठीक है। अगर वही हम बात करते हैं खजूर की, ऑफ शूट होगा या सकस 10 से 12 किलोग्राम, ठीक है, होना चाहिए। पाइनएप्पल की बात करते हैं शकस होगा या स्लीप्स द्वारा होता है। स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं रनर्स द्वारा होता है। स्ट्रॉबेरी में किस में होता है? अभी मैंने आपको बताया था रनर्स के द्वारा होता है, ठीक है। अगर आंवले की बात करते हैं पैच बडिंग होगा, टी बडिंग होगा। क्या होगा? पैच बडिंग होता है, पैच बडिंग होगा या टी बडिंग, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पैच बडिंग और टी बडिंग दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं बेर। इसमें पैच बडिंग और सीड द्वारा हो सकता है। तो पैच बडिंग आंवला और बेर दोनों में हो सकता है, बेल, ठीक है। लेकिन जो अगर टी बडिंग की बात करें आंवला में होगा और सीड के द्वारा बेल में हो सकता है। बेर की बात करें रिंग रिंग बडिंग होता है, टी बडिंग होता है। सीताफल कद्दू की बात करते हैं टी बडिंग और सीड द्वारा हो सकता है। चीकू में इनार्चिंग द्वारा होता है। गुलाब में सीड बडिंग होता है या हार्डवुड कटिंग होता है, ठीक है। पपीता फालसा जामुन में सीड द्वारा होता है, ठीक है। पपीता फालसा जामुन इसमें सब में किससे होगा? सीड द्वारा होता है। और साथ ही में नारियल जो होता है इसमें भी किससे होता है? सीड द्वारा होता है। आम की बात करते हैं तो अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है, इसके द्वारा वीनियर ग्राफ्टिंग। साउथ इंडिया की बात करते हैं इनार्चिंग द्वारा होता है। नहीं हुआ आर्थिक विधि एपीकोटाइल जो गुजरात व महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। एपीकोटाइल कहाँ प्रसिद्ध है? गुजरात और महाराष्ट्र में। जैतून की बात करते हैं टी बडिंग द्वारा होता है, ठीक है। जैतून में टी बडिंग द्वारा क्या होता है? प्लांट प्रोपगेशन होता है, ठीक है। प्लांट प्रोपगेशन किससे होगा? टी बडिंग। प्लांट प्रोपेगेशन किससे होगा? टी बडिंग से होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रूट प्रोडक्शन की। इसकी बात करेंगे फ्रूट प्रोडक्शन की, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।